नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनावों के बाद भाजपा कांग्रेस अब 24 सीटों पर पूरा फोकस रखे। यह ऐसा उपचुनाव है जो यह तय करेगा कि कौन सत्ता संभालेगा और कौन विपक्ष में बैठेगा। पार्टी छोड़ने वाले पूर्व विधायकों और पूर्व मंत्रियों पर करियर दांव पर लगाने की और उसके बाद खुद को साबित करने की चुनौती है, तो वहीं दलों की साख का भी सवाल है। रणनीति बनाने के लिए, विरोधियों की घेराबंदी के लिए जरा सी एक चूक अगर इस पूरी प्रोसेस में होती है तो फिर चुनावी मैनेजमेंट पर भी उंगलियां उठेंगी। और ऐसे दौर में बीजेपी ने अपने एक दो नहीं बल्कि चार दिग्गजों को चुनाव मैनेजमेंट की जिम्मेदारी दी है। यह चौकड़ी कांग्रेस के लिए एक चुनौती है। ये कौन सा चक्रव्यूह रचेगी, कांग्रेस कैसे इससे उभरेगी, उनकी क्या रणनीति होगी, इस पर बात करेंगे। पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मुझे लगता है कि सिंधिया जी बड़े नेता हैं मध्य प्रदेश के, जिसको कहे जन नायक जो है ना, शिवराज सिंह चौहान है और दूसरा जो है ना ज्योतिरादित्य सिंधिया है। तो ये दोनों ही हमारे पास हैं, इसलिए मुझे लगता है बहुत बड़ी भूमिका में सिंधिया जी को केंद्र में होंगे, ऐसा मुझे लगता है और मुझे 100% होंगे भी। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही ना हुआ, लेकिन 24 सीटों पर जीत के लिए रणनीति और चालें चली जाने लगी। दरअसल ये पहला मौका होगा जब उपचुनाव के नतीजों पर निर्भर करेगा कि प्रदेश में किसकी सरकार रहेगी और कौन विपक्ष में बैठेगा। उपचुनाव में सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़ने वाले 22 बागी विधायकों का बीजेपी से चुनाव लड़ना तय है। बदले राजनीतिक माहौल में बीजेपी इन्हें लेकर कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है। शायद यही वजह है कि इन्हें जिताने की गारंटी भी सिंधिया और सीएम शिवराज को ही दी गई है। इन दोनों के साथ प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और संगठन महामंत्री सुहास भगत को चुनावी प्रबंधन की कमान सौंपी गई है। बीते 15 साल में ये पहली बार होगा जब शिवराज सिंह चौहान के साथ साथ बीजेपी के 4 बड़े चेहरे एक साथ चुनावी कमान संभालेंगे। बीजेपी की इस रणनीति से उपचुनाव में जाने वाले चेहरों की बाँछें खिली हुई हैं। 24 की 24 सीटें हम जीतेंगे। बहुत अच्छी। अब बताओ इनका तोड़ क्या है? ये 4 लोग हैं, 5वें नरेंद्र सिंह जी हैं, इनका तोड़ क्या है? कांग्रेस के पास कौन है? कौन जाएगा प्रचार में? ये हमारा चुनाव जनता लड़ेगी। जनता विकास चाहती है, इसलिए हमारे साथ जनता है और जनता के सामने आज विकास दिख रहा है। बीजेपी की इस चौकड़ी की ताकत का अंदाजा कांग्रेस को भी है, लिहाजा कांग्रेस के लिए भी सबसे बड़ी चुनौती इन बीजेपी के टॉप 4 नेताओं के चुनावी मैनेजमेंट को बेअसर करना ही है। ऐसे में कांग्रेस की तरफ से इनके लिए शब्दों के बाण और तीखे हो रहे हैं। ये 4 जो मुखौटे हैं ये तुरंत बेनकाब होंगे। हमें पता है ये राम राज्य की अवधारणा के लिए हमने 14 वर्षों का वनवास समाप्त करके राम राज्य लाए थे। आज रावण, विभीषण, अहिरावण, महिरावण सब एक साथ हैं। इस बात का हमको भान है। हम वादा करते हैं मध्य प्रदेश की जनता से कि पुनः राम राज्य स्थापित करेंगे और कमलनाथ जी फिर से मुख्यमंत्री होंगे। बीजेपी के अंदर हर दौर में एक जोड़ी ने राज किया। 2003 में उमा भारती के साथ पर्दे के पीछे अनिल माधव थे। 2008 और 2013 में शिवराज के साथ नरेंद्र सिंह तोमर की जोड़ी सुपरहिट साबित हुई और बीजेपी ने जीत के हैट्रिक लगाई। लेकिन 2014 में जीत के बाद नरेंद्र सिंह तोमर के केंद्र में मंत्री बनने पर शिवराज सिंह अकेले पड़ गए, जिसकी वजह से 2018 में सत्ता हाथ से चली गई। बीजेपी को भी पता है कि उपचुनाव में छोटी सी चूक उसे फिर से विपक्ष में बिठा देगी। शायद यही वजह है कि उसने उपचुनाव की जंग जीतने 4 बड़े चेहरों के जरिए एक चक्रव्यूह तैयार किया है। अब सवाल ये, चौकड़ी का चक्रव्यूह कितना कारगर साबित होगा? और उससे भी अहम सवाल ये कि कांग्रेस इस चक्रव्यूह को कैसे भेदेगी। सुधीर दंडौतिया, IBC 24, भोपाल। तो आज चौकड़ी के चक्रव्यूह का क्या तोड़ कांग्रेस पार्टी के पास में है और किस तरह से वो इससे निकलेंगे, जीतेंगे, जिसका दावा वो करते हैं, क्या उनकी प्लानिंग है, इसके बारे में बातचीत करेंगे। हमारे साथ में 2 बहुत ही जिम्मेदार जनप्रतिनिधि इस वक्त जुड़े हुए हैं, दोनों पक्षों को रखने वाले। आशीष शर्मा जी बीजेपी की तरफ से और कांग्रेस पार्टी की तरफ से विधायक और सीनियर लीडर बृजेंद्र सिंह राठौर साहब, जो कि पूर्व मंत्री भी रहे सरकार में, वो भी हमारे साथ में। आप दोनों को नमस्कार। आप दोनों का इस मंच पर बहुत स्वागत है। राठौर साहब,
अगर रिपोर्ट आप देख रहे हो, जिस चौकड़ी का जिक्र बीजेपी में करते हुए तमाम जो नेता आपको भी छोड़कर गए बड़े खुश हैं कि ये 4 ऐसे चेहरे आपकी तरफ से प्रचार कौन करेगा, कौन बात संभालेगा। उनकी तरफ से दावा करते हैं कि जनता चुनाव लड़ेगी, दावा करते हैं कि ये बड़े 4 चेहरे हैं, 2 बड़े जननायक वाले चेहरे उनके पास हैं। क्या तोड़ है कांग्रेस के पास? मुझसे पूछ रहे हैं? जी ब्रिजेन जी, आप ही से सवाल। हेलो हेलो। हाँ देखिए, मैं आपसे बताऊं, ये 4 चौकड़ी की जो बात हो रही है, आजकल चौकड़ी वौकड़ी से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब वो जमाना निकल गया। अब आम आदमी बहुत समझदार हो गया और बहुत अच्छे तरीके से जानता है, और वो जानता है कौन लोग हैं जिन्होंने धोखेबाजी करके सरकार को गिराया, जिनको जनता का आशीर्वाद मिला था, कौन लोग हैं जिन्होंने सौदेबाजी की, कौन लोग हैं जो हेलीकॉप्टर में, हवाई जहाज में उनको बिठाकर बेंगलोर में ले गए, किस पार्टी के मंत्री के यहाँ पर जो है, नेता के यहाँ पे बेंगलोर में ठहराया गया। और अब तो अभी तक तो ये झूठ बोलते थे, बताते थे कि हमारा हाथ नहीं है, हमारा हाथ नहीं है। अब तो मुख्यमंत्री जी खुद ही कह रहे हैं कि केंद्र के इशारे पर हमने ये सब किया था। तो ये सब जो गलतियां इन्होंने की हैं, इसको परिणाम देने के लिए आम जनता इस बात को उतारू है कि धोखेबाजों को, गद्दारों को हर हालत में हम सबक सिखाने का काम करेंगे। जहां तक चौकड़ी का सवाल है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इसी महाभारत, अभी 10 ही दिन पहले तक हम लोग महाभारत देख रहे थे, और उसमें आपने देखा कि जो है जब कृष्ण भगवान वहाँ पे आए दुर्योधन और अर्जुन के पास, उन्होंने कहा था कि 1 लाख सेना है एक तरफ और मैं हूँ एक तरफ। तो दुर्योधन ने बड़े आराम से खुश होकर कहा था कि 1 लाख सेना हमें चाहिए, लेकिन पांडवों ने जो है कृष्ण जी को मांगा था, इसलिए जीत हुई थी क्योंकि सत्य उनके साथ था, कृष्ण उनके साथ थे, कृष्ण वहीं जाते जहां सत्य होता। तो सत्य हमारे साथ है, 4 नहीं 400 भी हो जाएं तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब की बार आप देखिएगा 24 में से 24 सीटें हम लोग जीतेंगे और अपने काम के दम पर जीतेंगे। जो कमलनाथ जी ने 1.5 साल के अंदर रह के अभूतपूर्व काम मध्य प्रदेश में किए हैं, चाहे महिलाओं के मामले में हो, चाहे निवेश के मामले में हो, चाहे शिक्षकों के मामले में हो, चाहे किसानों के मामले में हो, चाहे मजदूरों के मामले में हो, एक नहीं अनेकों ऐसे उदाहरण हैं। चाहे 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली देने की बात आई हो, तमाम उदाहरण ऐसे हैं जो काम बोलता है और काम दिख रहा था, लेकिन इनको ये मंजूर नहीं था क्योंकि इन्हें पता था कि अगर ये सरकार चलेगी तो 20 साल भारतीय जनता पार्टी का कोई नाम लेने वाला नहीं बचेगा। इसलिए षड्यंत्र करके बहुत अच्छी तरह से सर आपने, विजय जी आपने बहुत अच्छी तरह से बात को एक्सप्लेन किया। बस एक छोटा सा सवाल आपकी बात से निकला है, ये सामने वाली चतुरंगनी सेना के सामने वो कृष्ण का चेहरा कौन सा हो सकता है? जिस भाषा में आपने कहा उसी प्रतिमान के हिसाब से मैं पूछ रहा हूँ, कौन सा ऐसा वो चेहरा हो सकता है? क्योंकि उसी चेहरे पर सवाल उठाए हैं जो लोग आपको छोड़कर गए हैं कि हमारे साथ में एक नहीं अब तो 2 जननायक हैं, तो उनका चेहरों को लेकर सवाल था। तो आपके हिसाब से कौन वो है कि एक तरफ चतुरंगिनी सेना, तो उनका सामना करने वाला वो एक कृष्ण कौन बनेगा, वो सारथी कौन बनेगा? देखिए ये जो 4 चेहरे, देखिए ये चार चेहरे जो आप बता रहे हो, ये 4 चेहरे जो आप बता रहे हो, इनके ऊपर आप विश्वास रखिए। कमलनाथ जी जो बहुत ही सरल स्वभाव के और विकास के मामले में सोच रखने वाले इंसान थे, जो मध्य प्रदेश को बहुत आगे ले जाना चाहते थे, वो इनके ऊपर भारी अकेले दम पर पड़ेंगे। बकाया पूरी कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता खड़ा है और कृष्ण के रूप में जनता जनार्दन और कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता हमारे साथ खड़ा होगा, जिसमें जो है इनको जवाब मिलेगा और आप परिणाम आने वाले कल में देखेंगे तो हमारे मित्र शर्मा जी भी मान जाएंगे। आशीष जी उत्तर दे दें अब इस बात का, क्योंकि जो पहला सवाल है कि आपके यहाँ पहले जोड़ियां मिलकर काम करती थी, हालांकि प्रभारी का होना या 3 लोगों का होना हर चुनाव में बड़ा स्वाभाविक था, और अगर केवल सिंधिया जी के शामिल होने के बाद में ये दावा है कि अब तो हमारे पास 2 जननायक हैं, 2 बड़े चेहरे हैं, कौन है आपके पास? जवाब आपको मिल चुका, उत्तर दें इस बात का। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हमेशा संगठन चुनाव लड़ता है जी, और चेहरा जरूर होता है और चेहरा महत्वपूर्ण भी होता है। किस चेहरे की साख इस मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता में सहज स्वीकार्य है जी, ऐसा चेहरा अपने आप में चुनाव में जीत और हार को तय करने में जिम्मेदार होता है। निश्चित ही माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में पिछले 15 वर्षों में मध्य प्रदेश का जो चहुमुखी विकास हुआ, छोटे छोटे बच्चे तक शिवराज जी की एक लोकप्रिय छवि
गांव-गांव तक उनके हृदय में विराजित है। तो कहीं न कहीं आज शिवराज जी इस मध्य प्रदेश की सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जिनकी सभाओं में हजारों लाखों लोग उमड़ते थे, आज वो भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता हैं और संगठन की कुशलता जिन्होंने प्रदेश के युवाओं के बीच में अपने विद्यार्थी परिषद के माध्यम से बरसों तक काम किया। विष्णु दत्त जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं और कुशल संगठक के रूप में सुभाष जी हैं। सिर्फ ये 4 चेहरे नहीं, ये तो केवल हमारी टीम के कह सकते हैं कि ओपनिंग बैट्समैन है या ओपनिंग बॉलर है, लेकिन जब पूरी टीम की अगर आप बात करोगे कि हमारे जो 11 खिलाड़ी हैं, 15 खिलाड़ी हैं, ये जब पूरी टीम के रूप में इस चुनाव के उपचुनाव के अभियान में उतरेंगे तो आप मान के रखिएगा कि इनकी टक्कर का कोई नेता ना कांग्रेस के पास होगा, ना कोई इनकी बातों का जवाब देने वाला का दम किसी कांग्रेस के नेता में होगा। हमारा संगठन पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगा और निश्चित ही आज की तारीख में ज्योतिरादित्य सिंधिया हो चाहे शिवराज सिंह चौहान जी हो, सबसे बड़े जनता के बीच में लोकप्रिय चेहरा है और इनके व्यक्तित्व में इतना दम है कि कांग्रेस कहीं भी इनके मुकाबले में खड़ी नहीं रह पाएगी। चलिए, एक बात आपने, एक छोटा सवाल आपसे पूछ लूँ, फिर मैं उसका उत्तर लूँगा राठौर साहब से। जो आपने कहा कि जो 15 साल के काम थे, जन जन के बीच में लोकप्रिय थे, निश्चित तौर पर वे लोकप्रिय हैं, लेकिन फिर भी कहीं कुछ कमी तो रह गई थी 18 में। तभी तो लोकप्रियता के मामले में इतने ऊपर होने के बाद, जैसा आपका दावा है, इसके बावजूद कुछ सीटें कम रह गईं। और ये भी उतना ही सही है कि जब कांग्रेस का खेमा टूटा, आपके साथ शामिल हुआ, तब ये सरकार बन पाई है। और अब अगर ये जीतते हैं और इसी दम से शामिल रहते हैं, तब सरकार आगे चल पाएगी। और सामने कमलनाथ के चेहरे का उन्होंने जिक्र किया, उत्तर दिया, उस पर भी आप कोई रिएक्शन दें। और अगर 2 बड़े लोग आ गए, 2 जननायक साथ आ गए, तो उनके समर्थकों में क्या है, खींचतान भी है, ये भी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में संगठन के अनुशासन का पालन प्रत्येक कार्यकर्ता करता है। स्वाभाविक तौर पर ये जो बदली हुई परिस्थितियां इस मध्य प्रदेश में, मैं तो कहूंगा भारत की राजनीति में मध्य प्रदेश अपने आप में एक ऐसा अनूठा उदाहरण बना है जहां पर इतने सारे कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने अपनी विधायकी का त्याग करके किसी एक पार्टी को सदस्यता न सिर्फ ग्रहण की है, बल्कि आज उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। जहां तक बात है, आप कह रहे हैं कि विधानसभा के जो गत चुनाव 2018 में हुए थे, कुछ सीटों के अंतर से हम सरकार बनाने से रह गए, लेकिन कुछ सीटों का अंतर यह नहीं कह सकता कि शिवराज जी के लोकप्रियता में कमी आई थी या कहीं ना कहीं हमारा नेतृत्व कमजोर था। हम उन सीटों को हारे वहां के स्थानीय कारणों से। अगर हम हमारी सरकार के खिलाफ या हमारे नेतृत्व के खिलाफ कोई नाराजगी होती तो हमारा मध्य प्रदेश से सफाया हो जाता। जहां तक बात है, कांग्रेस के विधायकों का दम कांग्रेस के अंदर घुट रहा था। वो कहते थे कि जब हम 5वीं मंजिल पर मुख्यमंत्री जी से मिलने जाते थे तो हमें पहले कुछ लोगों का सामना करना पड़ता था और एक मंत्री और विधायक के रूप में हमारी उतनी सुनवाई नहीं हो रही थी जितनी कांग्रेस की सरकार में हमारी होना चाहिए था या हमारी तुलना में अन्य विधायकों और मंत्रियों की हो रही थी। इसलिए उन्होंने स्वाभाविक रूप पर अपनी पार्टी का त्याग किया और आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आज भी शिवराज जी जिस तरह से काम कर रहे हैं, आज उन्होंने विद्युत मंडल के विभाग की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की, उन कई सारे उपभोक्ताओं से बात की, तो विकास को लेकर जो उनकी चिंता है उसमें जरा सी भी कमी नहीं आई है। किसानों के क्षेत्र में जो गेहूं खरीदी का रिकॉर्ड मध्य प्रदेश ने कायम किया है, चना खरीदी की, और इस समय भी कई किसानों की फसलों की खरीदी मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है। कहीं ना कहीं वो विश्वास जो कांग्रेस की सरकार के समय किसान और अन्य वर्गों का कम हुआ था, आज उस विश्वास को पुनः जीतने का काम शिवराज जी की सरकार कर रही है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, अभी कोरोना का संकट से हम लोग गुजर रहे हैं, लेकिन जैसे ही उपचुनाव की तारीखों की घोषणा होगी, आपको मध्य प्रदेश में एक नया वातावरण इस सरकार के विश्वास के प्रति जनता के अंदर देखने के। एक बात तो आपने ठीक किया आशीष जी, के भारत के इतिहास में ही शायद कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतना बड़ा धड़ा जाकर के टूटा हो और मिला हो। ये बात तो आपने ठीक की, लेकिन अब इस इतिहास में अगली कड़ी क्या होगी, इसके लिए दोनों तरफ की तैयारी क्या है, मेहनत क्या है, इस पर भी हम बातचीत कर रहे हैं। बृजेंद्र सिंह राठौर साहब, आपने सरकार में हिस्सेदारी की है, आप मंत्री रहे, विभाग भी आपने संभाले हैं। जो बार बार बात की जा रही है कि विधायकों की और मंत्रियों तक की पूछ परख नहीं होती थी, उनकी सुनवाई नहीं होती थी, तो फिर एक सवाल जनता की तरफ से मेरा आपसे भी है कि किस हक से फिर उसी जनता के पास वे छोड़े हुए विधायक जाएंगे और कहेंगे कि हम पहले काम नहीं करा पाए और अब काम करा लेंगे, इसलिए आप हमको साथ दें। क्योंकि पहले वही चेहरे थे, आपके साइड से गए, वोट मांगा, जीते, सरकार में भी शामिल हुए, कुछ आपके साथी रहे, और अब दूसरी साइड जाके कह रहे हैं हमारी सुनवाई नहीं हुई। देखिए, ये जो विधायक हैं, आप विश्वास करिए, ये अपने अपने क्षेत्रों में चेहरा दिखाने लायक नहीं बचे।
उसका कारण है कि जनता जनार्दन ने इनको कांग्रेस पार्टी के चिन्ह के ऊपर और शिवराज सिंह जी को को हराने के लिए इनको जिताया था। इन्होंने जनता से नहीं पूछा, जब जा रहे थे तो जनता से नहीं पूछा कि हम जा रहे हैं, अब आप बताओ हम छोड़ दें कि नहीं छोड़ दें। ये जो बात अभी कर रहे थे कि ये वही लोग 22 लोग हैं जो ये कहते हैं कि कमलनाथ जी सुनते नहीं थे, कमलनाथ जी से बात नहीं होती थी, जिनका काम में भरोसा नहीं था, पार्टी में भरोसा नहीं था, जिनका सूट की संस्कृति में भरोसा था, जो बिकाऊ माल था, जो खरीदा गया, वही इस तरीके की बात कर रहे हैं। बकाया कांग्रेस के किसी विधायक, किसी मंत्री को कोई तकलीफ नहीं थी। मैं अपने छोटे भाई आशीष शर्मा जी से कहना चाहता हूं, आज आपको इतनी चिंता है, आपको डीजल पेट्रोल की चिंता नहीं है, जो आग लग रही है 10 रुपए लीटर आपने बढ़ा दिया, आप और मध्य प्रदेश सरकार ने भी बढ़ा दिया। अतिथि शिक्षकों को लेके यही सिंधिया जी जो है कह रहे थे कि हम सड़कों पे उतरेंगे। आज सिंधिया जी अब आप सड़कों पे उतारो, आप क्यों नहीं उतार रहे हो? आप 5 दिन आप जो है सारे बाजार आपने बंद कर दिए, लेकिन आप कहते हो कि नहीं शराब की दुकानें 7 दिन खुलेंगी। यही चाल चरित्र चेहरे की बात करते हो और आप बड़े बड़े डींगे हाँक रहे हो। मजदूरों की हालत आपने क्या पूरे देश में की और मध्य प्रदेश में की, इन्हीं चैनलों के ऊपर आपने देखा और हमने देखा। और जहां तक अपमान की बात है, वही सिंधिया जी हैं जिनके बगैर कांग्रेस में पत्ता नहीं हड़कता था। आज आपके पोस्टरों पे फोटो नहीं छपता उनका। और अगर इतने ही आपके बहुत बड़े लोग चक्रव्यूह में बड़े नेता हैं तो मैं आपसे पूछता हूं कि शिवराज सिंह जी को मध्य प्रदेश ने नकारा था और गुना का रिजल्ट क्या हुआ था, आपको भी इस बात को पता है। तो आप दम इस बात पे मत भरिए कि अभी तो 4 चक्रव्यूह में है, अभी तो पता नहीं कितने हैं। मैं आपको एक छोटी सी 2 लाइन की एक चौपाई सुनाता हूं। हालांकि आप पंडित हो, मैं पंडित नहीं हूं, लेकिन थोड़ा सा जो हमारा ज्ञान है हम आपसे कहना चाहते हैं कि जब राम जी को कहा गया कि रावण की इतनी बड़ी सेना है और वो रथ में सवार है और आप जमीन पर हो, तो एक चौपाई का प्रसंग आता है, सौरभ धीरज तेहि रथ चाका सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। मतलब जहां सत्य की ध्वजा है वहां पर जीत सुनिश्चित है। कितने भी आप रथ लगा लो, कितने भी आप ताकत लगा लो, कितनी भी सेना खड़ी कर लो और कितने भी आप चक्रव्यूह के सेनापति खड़ा कर लो, सत्य जहां है वहां जीत होगी। सत्य कांग्रेस के साथ है, सत्य धोखेबाजों के साथ नहीं है, सत्य बिकाऊ माल के साथ नहीं है, सत्य विश्वासघातियों के साथ नहीं है। और अभी शर्मा जी आपको पता नहीं है चंबल की जो तासीर है, चंबल का जो पानी है, ये सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, धोखेबाजों को, गद्दारों को कभी बर्दाश्त नहीं करता चंबल का पानी। इसलिए आप देखना कि ये जो रिजल्ट आएंगे 24 में से 24 की 24 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी और अब की बार सरकार बनाएगी। आप विपक्ष में बैठेंगे, जो जनता जनार्दन की आवाज थी उसको आप तैयार रहिए, आप चिंता मत करिए। ये जो तबादला उद्योग की आप बड़ा आरोप लगाते थे कांग्रेस के ऊपर, तबादला उद्योग चल रहा है। आज 1.5 साल में जितने तबादले नहीं हुए, आपने 1.5 महीने के अंदर तबादले कर दिए। आप किसी को चैन से बैठने नहीं दे रहे हो। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आपसे प्रश्न हमारा है कि अगर वो तबादला उद्योग आप मानते हो तो 1.5 महीने में जो आपने 1.5 साल से ज्यादा तबादले किए, इसको आप क्या मानते हो? व्यापम का आपको भूल गए, आप रेत घोटाला भूल गए, आप और तमाम घोटाले भूल गए। ये किसके राज में हुए थे? उन्हीं के राज में हुए थे जिनके आप गुणगान गाने की बात कर रहे हो। इसीलिए जनता ने आपको नकारा था। प्यारे भाई, आप जरा धीरज रखिए, ठीक है, धीरज रखिए, थोड़ा सा समय का इंतजार करिए। चलिए, आपकी सारी बातों का मैं उत्तर लेता हूं, क्योंकि जनता है ये सब राठौर साहब, जानती आपकी है। सारी बातों का उत्तर लेता हूं। आशीष जी आपकी बातों को सुन रहे हैं और उत्तर वो देंगे क्योंकि जनता के बीच उनको भी जाना है। चलिए, हमारे साथ में आशीष शर्मा जी, ब्रजेंद्र सिंह राठौर साहब हैं। आशीष जी, आपने सारी बातें सुनी राठौर साहब की, सारी बातें एक तरफ, लेकिन गद्दारी उस इलाके में बर्दाश्त नहीं जहां पर मैक्सिमम सीटें हैं। पहले तो जनता सामना कैसे करेंगे वो लोग? सवाल आपसे भी है। जो पहले सत्ता में भागीदारी कर रहे थे वो अचानक से, और कहते हैं कि बात नहीं सुनी, उनके पीछे पीछे बड़े नेता गए, बात करने के लिए फिरते रहे, पत्र लिखते रहे, जनता ने, मीडिया ने देखा, लेकिन अपनी बात, वो खुद की बात दूसरी तरफ से कहते रहे पर सामना नहीं किया। क्या जनता इन सब बातों को आज की तारीख में समझती नहीं? क्या उसको समझ में नहीं आता कि पॉलिटिकली क्या खेल चल रहा है? अब वो आप पर कैसे भरोसा करेंगे, उन चेहरों पर कैसे भरोसा करेंगे जो कल सत्ता में गए और कहते हैं कि हमारी बात नहीं सुनी गई इसलिए हम बाहर आ गए? निश्चित ही लोकतंत्र में जनता ही निर्णायक होती है जी, और जनता सत्य का साथ देती है, इसमें भी मैं इनकार नहीं कर सकता। लेकिन सत्य क्या है ये सब अपने अपने हिसाब से इसकी व्याख्या करते हैं, लेकिन जब परिणाम आते हैं तभी सत्य का पता चलता है। आदरणीय ब्रजेंद्र सिंह जी, जब से सरकार गई है, कांग्रेस के जितने नेता हैं सब धर्म कर्म और इसकी ज्ञान और अध्यात्म की बातें बहुत करने लगे हैं। मुझे याद है एक डिबेट में आदरणीय राठौर साहब के साथ भी मुझे बैठने का अवसर मिला था। उस समय आप आबकारी विभाग आपके पास ही था।
तब भी शराब को लेकर कोई इशू आया था तो आपने कहा था कि सरकार चलाने के लिए शराब की दुकानें खोलना और चालू करना तो अत्यंत आवश्यक है। मैं उस विषय पर अभी नहीं जाऊंगा, लेकिन जहां बात कर रहे हैं कि अब वो कांग्रेस के लिए गद्दार हो गए, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अगर आप गांव में किसी एक सरपंच से भी ये कहें कि आपको रिजाइन देना है तो वो इस्तीफा नहीं देगा। कोई इस्तीफा ऐसे नहीं दे देता है। कोई भी व्यक्ति अपने भविष्य को दांव पर तभी लगाता है जब उसको जनता के ऊपर भी भरोसा हो और अपने कामों पर भरोसा हो। ये जितने भी लोग जिन्होंने कांग्रेस की विधायकी से इस्तीफा दिया है, ये कोई साधारण लोग नहीं है, अपने अपने क्षेत्र के नेता है, वर्षों से राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इसलिए जब तक कांग्रेस में थे ये ईमानदार थे और भाजपा में आ गए तो गद्दार हो गए। ऐसी संज्ञा देना उन सबके लिए ठीक नहीं है। लोकतंत्र में हर व्यक्ति को एक राजनीतिक विचारधारा के साथ जाने का अधिकार होता है और उन्होंने अपने उस अधिकार का उपयोग किया है, लेकिन उसके कारण अगर कांग्रेस की सरकार चले गई तो कांग्रेस को यह भी विचार करना चाहिए कि हमने ऐसे कौन से काम किए, हमारा ऐसी कौन सी कार्य पद्धति थी जिसके कारण इतने सारे लोगों को नाराज होकर पार्टी छोड़ना पड़ी। जहां तक बात है कि अपने अपने क्षेत्रों में ये लोग जनता के सामने कैसे जाएंगे, तो ये जितने भी लोग हैं, मैं इनमें से अधिकांश लोगों के संपर्क में हूं और ये निरंतर जनता के बीच में ही है। लॉकडाउन के कारण भी, ये कोरोना की महामारी के चलते भी जनता के बीच जाकर संवाद न सिर्फ स्थापित कर रहे हैं, बल्कि जितने भी नेता हैं, जितने भी पूर्व विधायक हैं, मंत्री हैं, ये सब अपने अपने क्षेत्रों में किसानों के बीच भी पहुंच रहे हैं, जनता के बीच में पहुंच रहे हैं, जनता की सुनवाई भी कर रहे हैं। और इसलिए चुनाव में जनता के बीच जाएंगे, जनता इनको नकारेगी, ऐसी किसी प्रकार की संभावना और वातावरण मध्य प्रदेश में दिखाई नहीं देता। ये लोग हजारों वोटों से, कई सारे तो ऐसे हैं जो हजारों वोटों से जीत के आए, 2-2, 3-3 बार लगातार जीत रहे हैं। इसलिए ये सब लोग वापस से जीत के आएंगे, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज उनके साथ पूरी ईमानदारी के साथ खड़ी होगी। और हमारा जो सरकार का पिछले 2 महीने का परफॉर्मेंस है वो भी हम लेके जाएंगे। अभी चुनाव की तारीखें नहीं आई हैं, लेकिन आप देखते जाइएगा धीरे धीरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए वातावरण बनना शुरू हो जाएगा और ये सब लोगों को जिता के लाना हम सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आज वो भारतीय जनता पार्टी में एक तो अपना कार्यकर्ता सर्वस्व छोड़कर मजबूती के साथ खड़ा हो जाएगा और दूसरा धीरे धीरे करके पार्टी के लिए वातावरण बनना शुरू हो जाएगा। विजय सिंह राठौर साहब, यही आज का मुद्दा है। आप खुद भी ये कहते आए हैं, तमाम लोग कहते आए हैं कि चुनाव के मैनेजमेंट में बीजेपी माहिर है, तो एक तो वातावरण बनना शुरू हो जाएगा और कार्यकर्ता साथ खड़ा हो जाएगा, तो फिर ऐसे में वो उनको जीत का विश्वास है। पाठक जी, दूध और दही का मेल नहीं हो सकता, दूध फट जाएगा, वो दूध और दही मिलेगा तो फटेगा। और ये उस पर अटैची के उसमें गए हैं, अटैचियों के चक्कर में दूध और दही का मेल नहीं हो सकता, दूध दही मिलेगा तो फट जाएगा। ऐसे ही ये अलग अलग विचारधाराओं के लोग जो मिल रहे हैं ना, इससे इनके पार्टी में ही असंतोष भड़केगा। आप लिख लेना। और ये शुरुआत हो गई है गोपीलाल जाटव जी से। अभी कितने मंत्रिमंडल बनने दो, इनको पता लग जाएगा कितने विधायक इनसे मैदान छोड़ के भागने वाले हैं। तो ये जो है, और जहां तक इनके विकास का है कि सुना नहीं जाता था, सबके वीडियो हैं और चलेंगे चुनाव में। जो कहते हैं कि इतना 15 साल में काम नहीं हुआ जो अभी काम हो गया, ये इनके ही लोग हैं। शर्मा जी उत्तर दें जल्दी जल्दी फटाफट से, दोनों बातों का उत्तर आप दे दें। दूध दही का मेल नहीं होगा, अंदर से ही विद्रोह की आवाज उठी है, शुरू हो गई है, आगे और भड़केगी। मंत्रिमंडल का विस्तार करें। देखिए दूध दही, देखिए दूध दही का मेल होता है अगर लंबा समय मिले और दूध का तापमान कम हो तो दूध एकदम फटता नहीं है। इसलिए हमारे साथ जो ये समय इनको लॉकडाउन के दौरान मिला है, 3 महीने का, 4 महीने का, वो धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी के संस्कारों से, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से पूरी तरह मजबूत होते जा रहे हैं। जहां तक बात है, अगर अरे हमको जवाब देने की जरूरत नहीं है, आप तो हमारे ऊपर कमियां निकालते रहिए, आप हमारे ऊपर उंगलियां उठाते रहिए, आप हमारे अंदर से सवाल खड़े करते रहिए। चुनाव जीतना हमारी पार्टी संगठन की जिम्मेदारी है। जवाब तो जनता जनार्दन देगी, आप तैयार रहो। जनता जनार्दन के साथ चुनाव अभियान में लगेगा हमारे। शर्मा जी, हाँ जनता देगी ना, जनता देगी। ये सब लोग जनता के बीच काम कर रहे हैं, ये लोग जनता के विश्वास पर खरा उतरे हैं और आगे भी खरा उतरेंगे। आप चाहे कितना भी आरोप लगाओ, कोई भी आदमी 1 रुपया लेकर आपकी पार्टी छोड़ के नहीं गया। के लिए लोग तैयार नहीं है किसी भी हालत में। और आप कितना ही आरोप लगाते रहो कि करोड़ों रुपए लेके गए, किसी को 1 रुपया नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी ने। कोई नहीं, सब अपने मन से आए, कोई किसी को खरीद नहीं सकता। आरोप नहीं, ये सच्चाई है। हमारे कई विधायकों दिल पे हाथ रखो, दिल पे हाथ रखो, दिल पे हाथ रखो, आपको दिल से आवाज आ जाएगी बचाने के लिए। लेकिन जनता बोल रही, हम नहीं बोल रहे, जनता के आरोप है, हमारे नहीं है। इसलिए आप किसी भी आम विधायक के जनता ऊपर के ही आरोप है, हमारे आरोप नहीं है। शर्मा जी, ये आम जनता ही बोल रही है मध्य प्रदेश की।
ये आप पब्लिक अपनी है तो गलती सब को जानती स्वीकार है। अब आप कीजिए। भूल जाओ राठौर साहब राठौर साहब और शर्मा जी, आंतरिक लोकतंत्र नहीं राठौर है। साहब और शर्मा जी, दोनों आपकी पूरी पक्षों से पार्टी जो सोनिया उत्तर है गांधी ना, परिवार से चलती दोनों है। पक्षों से जो उत्तर है शर्मा जी, ये बात काफी क्लियर है। आपने आज जो बात की है वो बिल्कुल ठीक है और इसी बात के ऊपर आज डिबेट भी थी कि चुनाव का प्रबंधन करना, असंतोष को वक्त रहते काबू कर लेना। लेकिन अब की बार शर्मा जी एक बात यह भी है कि पहले जैसी परिस्थितियां नहीं है। अब उन्हीं नेताओं के समकक्ष वो जिनके खिलाफ लड़ा करते थे उनको साथी बनाकर उनके लिए लड़ने की चुनौती है। और अगर इसमें भी ये चार क्षत्रप जिनको हम चौकड़ी कह रहे हैं, अगर ये भी इसमें कामयाब होते हैं तो वाकई में फिर एक चुनावी लिहाज से आप इसे एक इतिहास कह सकते हैं, करार दे सकते हैं। पर इसमें अभी वक्त है, नतीजे आने में वक्त है और तब तक इस तरह की डिबेट होती रहेंगी, सारे एंगल पर बात होती रहेंगी। बहुत धन्यवाद आप दोनों का जुड़ने के लिए, अपना अपना पक्ष इतनी बाखूबी रखने के लिए धन्यवाद।